Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 12, Rise of Dictatorships, Fascism in Italy, Nazism in Germany. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है मसोलिनी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1922. मसोलिनी ने अपनी सरकार बना ली कब? अक्टूबर 1922 में. बेटा अगर आप लोगों ने पार्ट 1 प्रॉपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था. 2 कंट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थी. एक हारी हुई टीम की और दूसरी जीती हुई टीम की. हारी हुई टीम की जर्मनी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद, बहुत ह्यूमिलिएटिंग फील कर रही थी ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करने के बाद. और दूसरी थी इटली जो जीती हुई पार्टीज़ में थी, है ना. फिर भी उसे लगता है भाई कि मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नहीं मिला. तो दोनों कंट्री डिससेटिस्फाइड थी और दोनों ही कंट्री में बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे. एक कंट्री में था हिटलर तो दूसरे में था बेनिटो मसोलिनी. तो इन सब सर्कमस्टांसेस में मसोलिनी का राइज होता है और वो इस न्यू मूवमेंट का लीडर बन जाता है. जो बेनिटो मसोलिनी होते हैं वो सोशलिस्ट होते हैं, जनरलिस्ट होते हैं बाय प्रोफेशन, है ना. बेनिटो मसोलिनी अब फॉर्मर सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट थे. सोशलिस्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, पढ़ा है हम लोगों ने पहले भी, है ना. जनरलिस्ट थे बाय प्रोफेशन. बता दूं क्या सोशलिस्ट का मीनिंग? बेटा हिंदी में इन्हें कहते हैं समाजवादी. सोशलिस्ट को क्या कहते हैं? समाजवादी. ये जो व्यू है, इस व्यू में ऐसे माना जाता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जो प्रॉफिट हो वो इक्वली सोसाइटी में शेयर हो, है ना. मनी का कंसंट्रेशन ना हो फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, ऐसे कहता है सोशलिज्म. हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत टाइम तक सोशलिस्ट पैटर्न पे रन करती रही, आज भी करती है. रिच के ऊपर टैक्स लगाए जाओ, पुअर के लिए दुनिया भर की स्कीम्स लाए जाओ. कुछ स्कीम्स तो उनमें ऐसी होती हैं जिनका कोई काम भी नहीं होता, फिर भी वो लेके आती है सरकार, ठीक है. भले ही उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो, पर उस स्कीम के लिए बहुत सारा पैसा तो अलॉट हो जाता है. किसका? वो टैक्स पेयर का जो मेहनत करके इतना अर्न करते हैं और फिर एक बड़ा सा अमाउंट किसको दे देते हैं? सरकार को दे देते हैं. सो बेनिटो मसोलिनी भी कौन थे? सोशलिस्ट थे और प्रोफेशन से जर्नलिस्ट थे. स्टॉप्ड कॉलिंग हिमसेल्फ अ सोशलिस्ट नाउ, पर अब इस टाइम तक 1922 तक ये अपने आप को सोशलिस्ट कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. पहले भले ही सोशलिस्ट थे पर अब जब ये सरकार बना लेते हैं तो ये अपने आप को सोशलिस्ट कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते. मार्च 1919 में इन्होंने बनाई फैसिस्ट पार्टी. मार्च 1990 में इन्होंने बनाई फैसिस्ट पार्टी. देखो वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम फ्रेम था वो क्या था? 1914 में स्टार्ट होता है, 1918 में ख़त्म होता है, ठीक है. अब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 तो ख़त्म हो जाता है पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन होता है. बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं. उन्हीं में से थी एक इटली, और इटली का बेनिटो मसोलिनी जो पार्टी बनाता है 1919 मार्च में, फैसिस्ट पार्टी, जो सारे सेक्शंस के लोगों को इक्वली अट्रैक्ट करती है. भले ही वो एक्स सोल्जर्स क्यों ना हो, सैलराइज पर्सन क्यों ना हो, फार्मर्स क्यों ना हो, वर्कर्स क्यों ना हो, या यूथ क्यों ना हो. समझ रहे हो? मतलब सोसाइटी का हर सेक्शन इंस्पायर है फैसिस्ट पार्टी से. भले वो एक्स सोल्जर्स हों, वो एम्प्लॉयज़ हों जो मंथली बेसिस पे सैलरी लेकर काम करते हैं, फार्मर्स हो, किसान हो, वर्कर्स हो जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, युवा हो, यूथ हो, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से बेनिटो मसोलिनी के चक्कर में फंस जाते हैं. अब बेटा ये जो लोग होते हैं ये ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है. दे रोड ब्लैक यूनिफॉर्म और इन्हें क्या कहा जाता था? ब्लैक शर्ट्स, ठीक है. दे रो अ ब्लैक यूनिफॉर्म, काले कपड़े, काली यूनिफॉर्म ये पहनते थे और इसीलिए इन्हें ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था. दे अडॉप्टेड द फेसेस एज देयर सिंबल. अब फेसेस क्या होता है बेटा? बहुत सारी लकड़ियों के ऊपर एक इस तरीके की एक्स होती है, इस फिगर को क्या कहते हैं? फेसेस. तो इन्होंने अपने सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया किसको? फेसेस को.
वायलेंस वॉज द क्रीड ऑफ दीज वॉल्टियर्स, और ये वॉल्टियर्स जो थे, जो ब्लैक शर्ट्स कहलाते थे, जिनका सिंबल फेसिस होता था, ये वायलेंस में बिलीव रखते थे। ठीक है। ब्लैक शर्ट्स टुक ओवर फैक्ट्रीज, जितने भी ये ब्लैक शर्ट्स थे इन लोगों ने फैक्ट्रीज को टुक ओवर किया, म्यूनसिपालिटीज़ को टुक ओवर किया, पुलिस स्टेशंस को अपने कंट्रोल में किया। बेटा ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया? वायलेंस वॉज द क्रीड ऑफ दीज वॉल्टियर्स, ये जो वॉल्टियर्स थे, ये जो स्वयं सेवक थे, इनकी जो धर्म था, इनका जो धर्म था, या ये जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मानते थे वो था वायलेंस। समझ में आ रहा है? सेम हिटलर की फ़िलॉसफी में भी हम देखेंगे, ये हम बेनिटो मुसोलिनी की फ़िलॉसफी में भी देखेंगे कि भाई ये लोग वायलेंस करने से पीछे नहीं हटे। कितने ही लोगों को इन लोगों ने मार दिया। बेटा 28 अक्टूबर 1922 को ये जो फैसिस्ट होते हैं ये रोम जाते हैं। दूसरे दिन जो राजा होते हैं वो मुसोलिनी को इनवाइट करते हैं कि आओ भैया और सरकार बना लो। ठीक है। और मुसोलिनी किस दिन सरकार बना लेते हैं अपनी? 30 अक्टूबर को। क्लियर है? विक्टर इमैनुअल, अब ये बेटा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर विक्टर इमैनुअल 3 थे, है ना। विक्टर इमैनुअल 2 तो इटली बनाते हैं। इटली को इटली बनाते का मतलब है कि बेटा इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, बहुत फ्रेगमेंटेड था। उस इटली को प्रॉपर इटली बनाना, सारे इटालियन स्पीकर्स को एक रूफ के अंदर लेके आना, काम ही किसने किया था? विक्टर इमैनुअल 2 ने। ठीक है। तो जब बेनिटो मुसोलिनी रूल करने आते हैं तब कौन होते हैं? विक्टर इमैनुअल 3 होते हैं। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो विक्टर इमैनुअल 2 और विक्टर इमैनुअल 3 दोनों को। तो ये कौन से वाले विक्टर इमैनुअल होते हैं? विक्टर इमैनुअल 3। ये राजा तो रहते हैं पर जो रियल रूलर होते हैं वो मुसोलिनी होते हैं। बेटा जैसे आज हम यूके की बात करें तो राजा भी होते हैं, पहले रानी थी, पर चलती किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ कि विक्टर इमैनुअल जिंदा थे, राजा भी थे, पर रियल रूलर कौन थे? इटली के मुसोलिनी। अब हम पढ़ेंगे हमारे मुसोलिनी की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़। फैसिज्म का मतलब ही होता है इंडिविजुअल लिबर्टी को क्रश कर दिया जाए, कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है। वायलेंस एट होम, इन्वेजन अब्रॉड। फिर से ध्यान से सुनो, फैसिज्म की फ़िलॉसफी ही क्या है? फैसिज्म का मतलब ही क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी को पूरी तरह क्रश कर दो कि लोग बकवास करना ही छोड़ दें। सच में हम लोगों का ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं इनका ग्रोथ रेट कम होता है। वहीं पर आप देखो जहाँ राजा और रानी रूल कर रहे होते हैं, है ना, ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो इधर धरने पे बैठ गए लोग, उधर धरने पे बैठ गए, इधर प्रोटेस्ट चल रहे, उधर प्रोटेस्ट चल रहे, होना जाना कुछ नहीं। कितना बढ़िया फार्मर्स बिल लेके आई थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उस फार्मर्स बिल को उनको वापस लेना पड़ा इन्हीं प्रोटेस्ट के कारण। बहुत प्रोग्रेसिव था वो बिल। तो भाई हमारी कंट्री में इसीलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्लो, गरीबों के लिए ये करो, गरीबों के लिए वो करो, उन्हें खुद को अपना काम करना है नहीं। तो जो मुसोलिनी की फ़िलॉसफी थी, जिसे हम फैसिज्म कहते हैं, वो कहती है इंडिविजुअल लिबर्टी को क्रश करो, ह्यूमन पर्सनालिटी का पूरी तरह सप्रेशन करो, वायलेंस होगा घर में और इन्वेजन होगा बाहर नई नई कॉलोनीज़ बनाओ, और लोग आपकी बोलने पे, आपके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चले तो ठीक, और नहीं तो वायलेंस। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ अ कॉरपोरेट स्टेट। ठीक है। मुसोलिनी का मन था कि भाई जो इटली बने वो ऐसा इटली बने कि दुनिया में जाना जाए। दुनिया में आपको जाना है, मतलब आपको फेमस होना है एज अ कंट्री, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस पे ध्यान दें? आपकी इकॉनमी पे। जहाँ आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई, आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। लोगों को काम मिलने लगता है तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको एक अच्छी जनरेशन मिलेगी, यंग जनरेशन, है ना। जो लोग काम कर रहे होंगे वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इकोनॉमी पे काम करना ज़रूरी है। तो जो मुसोलिनी चाहते थे कि इटली बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, वेल नोन हो, वो पहले चाहते थे कि पहले हम इकोनॉमी पे काम करें, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो इटली अपने आप ही वर्ल्ड नोन हो जाएगा। बेटा अगर हम कॉरपोरेट स्टेट थ्योरी की बात करें
तो ये थ्योरी कहती है कि मैक्सिमम कंट्रोल फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्लियर है? ये दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, अ कंट्री इन विच लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कॉरपोरेट स्टेट। ठीक है, जहाँ पर लार्ज पार्ट इकोनॉमी का गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करे वो होता है कॉरपोरेट स्टेट। मसोलिनी हिमसेल्फ वॉज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन जो मिनिस्ट्री थी उसके हेड खुद मसोलिनी ही रहे। उन्हें लगता था कि भाई इकोनॉमी को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तो इकोनॉमी मेरे पास ही रहनी चाहिए, है ना। मतलब जो छोटे मोटे सारे बड़े डिसीजन हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं ही लूँगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है वो किसके पास ही रही? मसोलिनी के पास ही रही। बेटा अब हम पढ़ेंगे वॉर एंड इम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशन को। हम हिटलर की बात करें या बेनिटो मसोलिनी की बात करें, ये दोनों ही पावर में इसलिए नहीं आए थे कि इन्हें एक अच्छा राजनेता बनना था, अच्छी पॉलिटिक्स करना था, चांसलर बनना, पीएम बनना इनका एम नहीं था। इन्हें तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो इनजस्टिस इनके साथ हुआ उसका रिवेंज लेना था। दोनों ही का ही उद्देश्य सेम था, है ना, कि भाई हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मसोलिनी अपने लोगों को सिखाता था कि हर कंट्री की अपनी विल होनी चाहिए, उसकी खुद की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी कंट्री का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये अपने साम्राज्यवाद को जस्टिफाई भी करता है। इम्पीरियलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। बेटा क्या मतलब होता है इम्पीरियलिज्म का? फिर से ध्यान से सुनो। जब एक छोटी पर पावरफुल कंट्री, बड़ी या पावरफुल कंट्री किसी छोटी वीक कंट्री या बड़ी वीक कंट्री को क्या करने लग जाए? कंट्रोल करने लग जाए, उसकी पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले ले, उसको पॉलिटिकली डोमिनेट करने लग जाए, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म। आई बात समझ में? देखो, इंग्लैंड एक बहुत छोटी कंट्री थी पर पावरफुल थी, तो इंडिया को इतने साल रूल कर गया। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, बहुत टाइम तक यूक्रेन को उसने अपने कंट्रोल में रखा और आज भी चाहता है कि यूक्रेन उसकी बात माने, है ना। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब समझ में आया, जब एक बड़ी कंट्री या एक पावरफुल कंट्री छोटी या वीक कंट्री के ऊपर कंट्रोल करेगी तो उसे क्या कहेंगे? इम्पीरियलिज्म। तो अब मसोलिनी के भी इम्पीरियलिस्टिक एम थे और वो अपने इम्पीरियलिस्टिक एम को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हम 40 मिलियंस हैं और स्क्वीज्ड हैं, फंसे हुए हैं एक छोटे से बट एडोरेबल पेनिनसुला में जिसका नाम है इटली। मतलब हम रह रहे हैं, फंसे हुए भी नहीं कहना चाहिए, कि भाई हम एक छोटे से पेनिनसुला बट एक एडोरेबल पेनिनसुला में रहते हैं जिसका नाम है इटली। तो क्या आप 40 मिलियंस लोग चाहते हो कि हम इतने छोटे से पेनिनसुला में रहें? आपको नहीं लगता कि इटली का एक्सपांशन होना चाहिए या इटली नष्ट हो जाना चाहिए, पेरिश हो जाना चाहिए? तो लोग क्या कहेंगे? लोग भी बोलेंगे नहीं 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 भाई, इटली का एक्सपांशन होना चाहिए, है ना। तो अपने इम्पीरियलिस्टिक एम्स को लोगों को किस तरीके से समझाते हैं कि हम 40 मिलियन हैं, एक एडोरेबल पेनिनसुला में रहते हैं जो कि बहुत नैरो है, हमारे इटली का एक्सपांशन होना चाहिए। या आप ही बताओ, क्या इसको पेरिश हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए? तो लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अबिसीनिया, जिसे हम आज इथोपिया कहते हैं, इसी इम्पीरियलिस्टिक एम के चलते 1936 में एनेक्स कर लेगा इटली। किसको? इथियोपिया को। ठीक है, एबिसीनिया जिसे आज इथियोपिया कहते हैं उसको अब कंट्रोल कौन करेगा? इटली। कब? 1936 के बाद। ठीक है बेटा, इथियोपिया को जीतना कोई आसान काम नहीं था। इथियोपिया को एनेक्स तो कर लिया इटली ने, पर बहुत मर्सीलेस वॉरफेयर उसको करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा, है ना। तो ये तो हर कंट्री जो कॉलोनी रही उसकी स्टोरी रहती है कि वो आसानी से तो अपना कंट्रोल नहीं दे देती पावर्स के हाथों में, है ना। कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे लोग मरते हैं, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह ख़राब हो जाती है, वो लोग अपनी होम कंट्री का डेवलपमेंट करते रहते हैं, जैसे इंग्लैंड ने किया अपने आप को डेवलप हमारे रिसोर्सेज के थ्रू। बेटा अब हम पढ़ेंगे हिटलर को कि भाई हिटलर कब अपनी सरकार बना पाते हैं, नाजी गवर्नमेंट कब बनती है। तो नाजी गवर्नमेंट बनती है जनवरी 1933 में। नाजी गवर्नमेंट कब बनती है? जनवरी 1933 में। हिटलर अपनी सरकार कब बना पाते हैं? जनवरी 1933 में। बेटा देखो, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चलेगा? 1914 से 1918 तक चलेगा। अब तो रट गया होगा आपको। इसमें जर्मनी हारता है,
ठीक है। और पूरा जितना भी लॉस हुआ होता है वर्ल्ड वॉर वन में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड वॉर वन की, वो पूरी किसके ऊपर डाल दी जाती है? जर्मनी के ऊपर डाल दी जाती है। फिर एक बहुत ही हार्श ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कराई जाती है जर्मनी से, जिसको जर्मनी कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उस वजह से जर्मनी को बहुत सारे लॉसेस हुए। उसे अपना आयरन, अपना कोल, अपनी बहुत सारी चीज़ें विनर पार्टीज़ को देनी पड़ी, फ्रांस को, ब्रिटेन को, है ना। तो जर्मनी का जो हिटलर था वो वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहा था एज अ सोल्जर, तो ये जो हरासिंग ट्रीटी उसके ऊपर इम्पोज की जाती है, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वर्ल्ड वॉर वन के बाद से ही कोशिश करता है कि देखो डीमिलिटराइजेशन हो गया था, वहाँ मिलिट्री लिमिटेड कर दी गई थी जर्मनी में, तो उसे लगने लगा था कि भाई अब मैं सोल्जर बन के तो अपनी हार का बदला नहीं ले पाऊंगा, जर्मनी के प्राइड को वापस नहीं ला पाऊंगा, तो एक दूसरा तरीका है कि क्यों ना मैं सरकार बना लूँ। तो बेटा ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद से कंटिन्यू ही सरकार बनाने का ट्राई करता है, पर फाइनली इसको मैंडेट कब मिल पाता है? 1933 में। जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, जिसे हम नाज़ी पार्टी भी कहते हैं, वो इस सारी क्योटिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है ना, अपने लीडर की हेल्प से। वो लीडर का नाम क्या होता है? एडोल्फ हिटलर। तो जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है वो कंट्रोल ले लेती है अपने हाथ में अपने लीडर की हेल्प से। लीडर का नाम क्या होता है? एडोल्फ हिटलर। ये पार्टी कब बनती है बेटा? 1919 में। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसी शर्ट पहनते थे? ब्राउन शर्ट पहनते थे। 1932 में जब इलेक्शन हुए, जुलाई 1932 में, तो नाज़ी पार्टी को 35.5% टोटल वोट्स मिले राइक्सटैग में। राइक्सटैग क्या बेटा? जैसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही जो नेशनल लेजिस्लेचर है जर्मनी का, उसका नाम क्या है? रिक्सटाग। राइक्सटैग भी बोलते हैं कुछ लोग, रिक्सटाग, है ना। कितने वोट मिल जाते हैं इसको? 35.5% वोट मिल जाते हैं। कब? जुलाई 1932 के इलेक्शन में। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है बेटा किसकी? वॉन पैपन की। पर ये कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाती है, ठीक है। अ कोलिशन गवर्नमेंट हेडेड बाय वॉन पैपन। वॉन पेपन कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, पर गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक काम कर नहीं पाती है, पावर में रह नहीं पाती है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रहते हैं, जिनका नाम होता है हिंडनबर्ग, ठीक है। क्या नाम होता है? हिंडनबर्ग। देखो 1932 में इलेक्शन हुए, थोड़े टाइम वॉन पैपन की कोलिशन गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग किसको चांसलरशिप, जैसे आज हमारी कंट्री में पीएम होते हैं, वैसे जर्मनी में क्या होते हैं? चांसलर। तो चांसलरशिप वो किसको ऑफर कर देते हैं? हिटलर को, जो पहली नाजी गवर्नमेंट बनाते हैं 38 जनवरी 1933 को। देखो नाजियों ने सरकार तो बना ली, पर नाजी को क्या मेजॉरिटी मिली थी? मेजॉरिटी क्या होती है? 50%, 51% वोट आपको मिले तो आप मेजॉरिटी हो, ठीक है। ऐसे तो कितने ही मिले थे? 35% के लगभग। तो नाजी तो मेजॉरिटी में नहीं थे लेजिस्लेचर में, है ना। तो जनरल इलेक्शन की बात की गई। हिंडनबर्ग ने कहा कि टाइम बीइंग आप चांसलर बन जाओ, पर हम मार्च में फिर से इलेक्शन करवाएंगे। जो 5 मार्च को इलेक्शंस होते हैं, उसमें नाजी पार्टी को बड़ी जीत मिलती है, और उसके बाद से जो नाजी रिजीम होती है वर्चुअली क्या बन जाती है? वन मैन रूल। और ये वन मैन रूल किसका होगा? एडोल्फ हिटलर का। बेटा यहाँ होती है हिंडनबर्ग की डेथ, और उसी दिन, दैट वेरी डे, उसी दिन हिटलर कंबाइन कर देता है 2 ऑफिसेस को। कौन कौन से ऑफिसेस को? प्रेसिडेंट और चांसलर के ऑफिस को, ठीक है। ही नाउ अडॉप्टेड द डेजिग्नेशन ऑफ फ्यूरर, द लीडर, ठीक है। दैट वेरी डे हिटलर कंबाइन इन हिज पर्सन द 2 ऑफिसेस। 2 ऑफिसेस को कंबाइन करता है। भाई कोई और प्रेसिडेंट रहेगा तो बीच बीच में वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा हिटलर को, और हिटलर चाहता नहीं था कि कोई उसे कुछ ऑर्डर दे, क्योंकि हिटलर के तो एम्स ही अलग थे, है ना। तो हिटलर दोनों ऑफिसेस को कंबाइन कर देता है, प्रेसिडेंट और चांसलर, और डेजिग्नेशन ले लेता है किसका? फ्यूरर का। और फ्यूरर का मतलब क्या होता है? द लीडर। अब हम पढ़ेंगे हिटलर की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़। हिटलर्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़। नाजिज्म प्रोडक्ट था किसका? एंगर का। कौन से एंगर का? वो गुस्सा, वो ह्यूमिलिएशन जो कब मिला हमें? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। नाजिज्म किसका प्रोडक्ट था? एंगर। वो एंगर जो किसकी वजह से आया था? ह्यूमिलिएशन की वजह से आया था। और वो ह्यूमिलिएशन हमें कहाँ मिला था?
पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। जैसे इटालियन फैसिस्ट थे वैसे ही नाजी पार्टी भी थी। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थी, लिबरलिज्म चाहती ही नहीं थी, इंटरनेशनलिज्म चाहती ही नहीं थी। क्या, फिर से ध्यान से सुनो भाई, नाजिज्म किसका प्रोडक्ट था? एंगर का। और वो एंगर कहाँ से आया था? ह्यूमिलिएशन से। ये जो गुस्सा था ये कहाँ से आया था? जहाँ हमें बहुत डिसरिस्पेक्ट मिला, हमें ह्यूमिलिएट किया गया, जलील किया गया। वो कहाँ किया गया था? जर्मनियों को, मतलब जर्मनी के लोगों को। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जर्मनी के लोगों को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमिलिएट किया गया था और इसी वजह से उनके अंदर गुस्सा था और उसी का प्रोडक्ट था जर्मनी। इटालियन फैसिस्ट की तरह जो नाजी पार्टी थी वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती थी, लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म में बिलीव नहीं करती थी। द लीग ऑफ नेशंस, ये वो इंस्टीट्यूट था जिसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था कि भाई ध्यान रखना कि कोई वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई चीज़ ना हो। ये जो युद्ध हो गया है ना, पहला विश्व युद्ध, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी लीग ऑफ नेशन को दी गई है ना। तो हिटलर का कोई बिलीव नहीं था इस लीग ऑफ नेशन में और इस बात पे भी वो बिल्कुल अग्री नहीं करता था कि किसी भी सिचुएशन में पीसफुली हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ना ही तो लीग ऑफ नेशन को समझता था, ना ही तो लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म में इसका बिलीव था और ना ही तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात ये करते थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा हिटलर के आइडियाज़ को, उसके प्रोग्राम को, हिटलर्स आइडियाज़ एंड प्रोग्राम। बेटा अगर आप लोगों को हिटलर के आइडियाज़ को जानना हो, उसके प्रोग्राम को जानना हो, तो आपको पढ़नी चाहिए उसकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है मेन कैम्प। इंग्लिश मीनिंग, ये जर्मन वर्ड है ना, तो इंग्लिश क्या है उसका? माय स्ट्रगल। हिटलर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम है मेन कैम्प, माय स्ट्रगल, जो हमें उसके आइडियाज़, उसके प्रोग्राम के बारे में बताती है। ये जो बुक है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स की बात करती है कि भाई लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, रेशियल सुपीरियॉरिटी होनी चाहिए जर्मन्स की, है ना, जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि जो आर्यंस हैं वो मास्टर रेस है। क्लियर है? तो अगर आप हिटलर की बुक, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो उसमें ब्रीफ में फॉलोइंग प्रोग्राम्स के रिगार्ड में बात की गई है। पहला प्रोग्राम है लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा है रेशियल सुपीरियॉरिटी ऑफ जर्मन्स, जिसमें ये बताते हैं कि भाई आर्यंस जो हैं वो मास्टर रेस है। थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ ज्यूस जो थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे हिटलर। वो कहते थे कि रेशियल सुपीरियॉरिटी जहाँ आर्यंस के पास है वहीं लोअर स्ट्राटा में आते हैं कौन? ज्यू। तो ज्यूस को एलिमिनेट कर देना चाहिए। एंड देन रिजेक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई अननेसेसरी हमारे ऊपर इम्पोज की गई है, इसको रिजेक्ट करने की बात करते थे हिटलर। ये सारी बातें उन्होंने अपनी बायोग्राफी माय कैम्प में लिखी है, जिसे हम क्या कहते हैं? माय स्ट्रगल। अब हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करेंगे। तो हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी में वायलेंस ना हो ऐसा तो होगा ही नहीं। हिटलर्स डोमेस्टिक पॉलिसीज़ वर मार्क्ड बाय वायलेंस, दैट इज़ रीन ऑफ टेरर, एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। हेट्रेट्स फॉर द ज्यूज़, ज्यूज़ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यहूदी। यहूदी लोगों के खिलाफ जो नफ़रत है उसे क्या कहा गया है? एंटी सेमिटिज्म। सो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर दो मेन बातें आपको याद रखनी है। पहला तो वायलेंस, रीन ऑफ टेरर, है ना, आतंक का काल चलाएंगे ये लोग, डर डर के सारे काम करेंगे। दूसरी एंटी सेमिटिज्म, ज्यूज़ से नफरत करना है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वर फॉरबिडन, भाई कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई लॉकआउट नहीं होगी। जो प्रॉब्लम थी फॉरेन डेट्स की वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि कोई पैसा जर्मनी से बाहर जाए। आई बात समझ में? मतलब कर्जा वर्जा अपने आप ही माफ़ हो गया। सो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को कम्प्लीटली फॉरबिड किया कि भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए मेरी कंट्री जर्मनी में। जो प्रॉब्लम थी फॉरेन डेट की, उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत बड़ा अमाउंट में फॉरेन डेट था जर्मनी के ऊपर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया क्योंकि अब जर्मनी से कोई पैसा बाहर ही नहीं जाने दिया।
नाउ वायलेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। हिटलर ने वायलेंस का यूज़ किया अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए। नाजी अकेली लेजिटिमेट पार्टी रह गई कंट्री में, बाकी जितनी भी पार्टीज़ थी और भी बहुत सारी पार्टीज़ थी उस टाइम में, है ना, सेपरेटिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, वो सारी पार्टीज जितनी भी थी उनको इलीगल बता दिया गया, है ना। सिर्फ एक ही लेजिटिमेट पार्टी रही जिसका नाम था नाजी पार्टी। की सारी पार्टीज इलीगल, एक ही पार्टी लेजिटिमेट पार्टी जिसका नाम था नाजी पार्टी। जो स्कूल थे, रेडियो था, सिनेमा थे और लिटरेचर था, ये सिर्फ और सिर्फ किसको सर्व करते थे? नाजी कॉज को। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि पूरे मीडिया के ऊपर मोदी जी का कंट्रोल है, गोदी मीडिया है, उसी टाइप से पहले जर्मनी में भी था। अभी तो फिर भी हम लोग बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे देखते हैं भाई जो एंटी मोदी भी हैं, कुछ प्रो मोदी भी हैं, पर उस टाइम में तो जितने भी स्कूल्स थे, रेडियो था, सिनेमा था, लिटरेचर था, सब सिर्फ और सिर्फ किसको ही सर्व करते थे? नाजी कॉज को। जैसा हिटलर कहेंगे वैसा ही होगा। एलिमिनेशन ऑफ ज्यूज रेस। देखो, पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जर्मन सिटीजनशिप से डिप्राइव रखा ज्यूज को। वो ज्यूज जो आदिकाल से जर्मनी में रहते आए थे, उन सबको कहा कि भाई आप अब जर्मन सिटीज़न नहीं है। 1937 में घैटो लॉज ले आए। ठीक है, क्या लेके आए? घैटो लॉज। घैटो में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, एक कम्युनिटी के एक लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है और कहा जाता है भाई आप यहीं पर रहोगे। ठीक है, तो घैटो लॉज ले आए। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जीव मैरी नहीं कर सकता था जर्मन के साथ। मेल हो फीमेल हो, दोनों ही जर्मन नॉर्डिक आर्यंस के साथ मैरी नहीं कर सकते थे। सारे जीव्स को फोर्स किया गया, जीव को फोर्स किया गया कि आपको घैटोज में ही रहना है, इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर पीपल इन द टाउन्स। टाउन्स के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर आप नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। मैंने बताया ना घैटो का मतलब क्या होता है। घैटो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, वहीं पर आपको रहना है। घैटो लॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि भाई तुम्हारा एरिया तो अलग होगा एंड यू आर नॉट अलाउड टू मैरी विथ अ जर्मन, स्पेशली हूँ नॉर्डिक आर्यंस। ठीक है, जर्मन तो क्या, जर्मनी में रहने वाला हर व्यक्ति जर्मन हो गया, ऐसा नहीं बेटा। किसकी बात करें यहाँ पर? नॉर्डिक आर्यन, वो रेस जिसको हिटलर सुप्रीम समझते थे कि भाई इन लड़कियों के साथ आप शादी नहीं करोगे, इन लड़कों के साथ आप शादी नहीं करोगे। और अगर गलती से कोई कर लेता था तो उसको, उसकी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ता था कि भगवान ही जाने। देन एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ फाइनल सोल्यूशन। अब फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है फाइनल सोल्यूशन। इसका मतलब और कुछ नहीं होता है बेटा, सिंपल। फाइनल सोल्यूशन मतलब मर्डर ऑफ ज्यूज। हिटलर बहुत इंटेलिजेंट था, मीडिया का यूज़ प्रॉपर करना जानता था, कौन से शब्द आने चाहिए कौन से नहीं आते हैं, वर्ड्स को प्रॉपरली वो यूज़ करता था। तो कभी उसने डेथ जैसी बातों को कहीं पर बोला नहीं। क्या बोलता था? फाइनल सोल्यूशन। और फाइनल सोल्यूशन का मतलब क्या होता था? मर्डर ऑफ द ज्यूज। An attempt to find final solution to the German question mean the large scale murder of Jews. Concentration camps बनवा दिए Jews के लिए, गैस चैम्बर्स बनवा दिए गए, है ना, जिनमें पॉइजनस गैसें होती थी, जहरीली गैसें होती थी, जिसमें एक बार में 100-200 जीव लोगों को भर दिया जाता था। वो जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और बहुत सारे ज्यूज आपस में वहीं पर मर जाते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे उनमें गैस चैम्बर्स हुआ करते थे। गैस चैम्बर्स में पॉइजनस गैसें होती थी, 100 लोगों को साथ में भर दिया जाता था और उन लोग की डेथ हो जाती थी। अब हम हिटलर की फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। अगर आप गैस चैम्बर्स को देखो तो कैसे दिखते हैं पता है? इस तरीके का एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें एक शावर की तरह इस तरीके से होल्डर लगा होता है और बहुत सारे जीव्स को यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। इससे फिर निकलती पॉइजनस गैसेस और सारे जीव यहीं पर मर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिटलर की फॉरेन पॉलिसी को। हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। हिटलर प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ विक्टोरियस सॉर्ड। ठीक है, हिटलर ने किस बात को लोगों को पढ़ाया समझाया कि किसी भी कीमत पे भाई हमें जीतना है। ठीक है, वो ये बात कहता रहा लोगों से कि अगर आपको लड़ना नहीं है तो आपके जीवन का भी कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। बेटर है रहो ही ना आप जीवन, मतलब आप मर जाओ।
सो हिटलर प्रीच द गॉस्पल ऑफ विक्टोरियस सॉर्ड, ये सबको ये ज्ञान देता रहा कि सबको जीतना ही चाहिए, है ना। और उसने कहा कि अगर जिसको लड़ना नहीं है उसको कोई राइट ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे वर्ल्ड में। ही ब्रोक द बॉन्ड ऑफ द ट्रीटी, इसने ट्रीटी के बॉन्ड को भी तोड़ दिया। वर्साई, इसने ट्रीटी ऑफ वर्साई के बॉन्ड को भी तोड़ा और जर्मनी में आर्म्ड फोर्सेस को बिल्डअप करने लगा। बेटा ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि भैया डीमिलिटराइज कर दिया गया था जर्मनी को, पर इसने फिर से जर्मनी को मिलिटराइज करना चालू कर दिया, आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट करने चालू कर दिए, वेपन्स वॉरफेयर मशीनरी बनाना चालू कर दिया। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से रखा गया बेटा, इन गैटोस में रखा गया था किसको, ज्यूस को। मेनी पर्सन सर्वाइव्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू डेथ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, बिल्कुल मौत के करीब थे ये लोग, फिर भी ये लोग सर्वाइव कर पाए। दोज हु सर्वाइव वर रिड्यूस टू स्केलेटन, जो सर्वाइव कर पाए देखो इन सब की बॉडी देखो सिर्फ स्केलेटन रह गए, क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना वगैरह बिल्कुल नहीं दिया जाता था, काम इन लोगों से अलग करवाया जाता था। सो दोज हु सर्वाइव वर रिड्यूस टू स्केलेटन्स बिकॉज ऑफ हंगर एंड इलनेस, बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग भूखे थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई को हिटलर ने तोड़ दिया, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर काम करने लग गया। हिटलर का जो कंसेप्ट था ना पैन जर्मन यूनिटी, क्या पैन जर्मन यूनिटी, हिटलर का कंसेप्ट था पैन जर्मन यूनिटी का। इसका मतलब जर्मनी अकेले नहीं था, ठीक है, इसका मतलब था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और फ्यू अदर टेरिटरीज इन ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। हिटलर के कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे पैन जर्मन यूनिटी, तो पैन जर्मन यूनिटी में एक बहुत बड़ा एरिया ये चाहते थे, जर्मनी तो रहेगा, ऑस्ट्रिया रहेगा, पोलैंड रहेगा, चेकोस्लोवाकिया रहेगा, दूसरी अदर टेरिटरीज भी रहेंगी, कहाँ की, ईस्टर्न यूरोप की, ठीक है। इन सबको कंसोलिडेट करके ये एक यूनिफाइड स्टेट बनाना चाहता था। यूनिफाइड स्टेट मतलब एक स्टेट होगा, किसके उसको मिलके बनेगा, ईस्टर्न यूरोप की कुछ टेरिटरीज, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है। अब एक के बाद एक ये कंट्रीज को कन्कर करता जाता है, पहले डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर लक्समबर्ग, फिर बेल्जियम। ही कनकर्ड वन कंट्री आफ्टर द अनदर, एक एक करके वो सारी कंट्रीज़ को जीतता जाता है। पहली होती है डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर लक्समबर्ग, फिर बेल्जियम। 1 सितंबर 1939 को जो जर्मन ट्रूप्स थे वो कहाँ पहुँचते हैं, पोलैंड। और भाई जैसे ही ये पोलैंड पहुँचते हैं दैट बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की होती है शुरुआत। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start comparative study between fascist and Nazi ideology in part 3.